प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम आपको जीवों के जनन के बारे में चर्चा किए थे और लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको जीवों के अंदर जनन कैसे होता है, जीवन अवधि क्या होती है, इसके बारे में चर्चा किए थे। और उसी फर्स्ट लेक्चर में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन क्या होता है, उसके अंदर भी कई प्रकार के जनन के बारे में चर्चा किए थे। उसी क्रम में अलैंगिक जनन के तहत ही आज आपको बताएंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन से हम क्या समझते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं इसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कैसे पौधे जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, नए पौधों को जन्म देते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इस पर आपको एक चार्ट के रूप में हमने आपको दिखाया है, जिसमें कि कायिक प्रवर्धन जो है जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का निर्माण होता है। जड़ से, पौधे के जड़ से, पौधे के तना से, पत्ती से, उसकी कलिका से अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो इसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन अलग अलग पौधे के भिन्न भिन्न भागों से या कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है और उससे नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे कि नंबर 1, जड़ों के द्वारा। पौधों में बच्चों जड़ों के द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण होता है बाय रूट्स। ठीक है, बाय रूट्स के द्वारा जो है नए पौधे बनते हैं, जिसमें कि सतावर है, एस्पेरगस है, शकरकंद है, ठीक है, इपोमिया ये बेटेटस है, डहेलिया है। इन पौधों के अंदर जो जड़ें होती हैं, जड़ें से जो है वो नए नए ये कलिकाओं के माध्यम से, जैसे सतावर है, शकरकंद है, डहेलिया है, इनमें जो है जड़ों से विकास होता है, कलिका बनती है और फिर उससे विकास होकर के एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसके अलावा तनों के द्वारा बाय स्टेम्स, यानी पौधे का जो तना होता है, तने भी कई तरह के तने होते हैं, अब उस तने के द्वारा जो है नए पौधे का विकास होता है, जिसमें कि भूमिगत प्रकंद, घनकंद, सलकंद, अंतः भूस्तारी, भूस्तारिका तनों के द्वारा। यानी तने जो होते हैं, भूमि के अंदर जो तने होते हैं वो फूड का संग्रह करके, भोजन का संग्रह करके, और जब ये प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो जो ऊपर के, भूमि के ऊपर के जो तने होते हैं, बाहरी हिस्से के होते हैं, वायवीय तने होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और जो भूमिगत तने होते हैं वो प्रकंद, घनकंद, सलकंद के रूप में, ये अंतः भूस्तारी, भूस्तारिका के रूप में वहां से कलिकाएं निकलती हैं और उन कलिकाओं से नए पौधों का विकास होता है। वो कलिकाएं अलग हो जाती हैं, फिर वो शाखाओं के रूप में विभाजित होकर के और नए पौधों का निर्माण करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि तनों के द्वारा जो बाय स्टेम्स में कई कैटेगरी है, उस कैटेगरी को आपको दिखाया गया है। पहला है ए, ये ए जो है आपका प्रकंद है। ठीक है, ये प्रकंद है, राइजोम इसको बोलते हैं। राइजोम के रूप में तने से नए पौधे बनते हैं, जैसे अदरक है, हल्दी है, केला है। इनके प्रकंद से जो इनका राइजोम होता है, पौधे के अंदर जो राइजोम होता है, वो उस राइजोम से नई नई कलिकाएं बनती हैं और वो कलिकाएं विकास करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रकंद है, राइजोम है, वो उससे नए पौधे का विकास होता है या निर्माण होता है। बी जो पार्ट है घनकंद यानी कॉर्म। ठीक है, जो घनकंद होता है, जिसको कि कॉर्म बोलते हैं अंग्रेजी में, भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। ठीक है ना, भूमिगत तने का रूपांतरण होता है।
ये घनकंद जो होते हैं भूमि के अंदर जो तने होते हैं उनका एक मॉडिफाइड रूप होता है, एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। और जैसे कि केसर है, क्रोकस है, अरबी, ठीक है ना, कोलोकेशिया है, बंडा है ना, वेंडा, ये बंडा जो है ये आपका भूमिगत तने का एक रूपांतरण होता है और इस भूमिगत तने के द्वारा रूपांतरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से घनकंद के द्वारा, यानी घनकंद जो तने का एक मॉडिफाइड रूप होता है उससे जो है वो नए पौधे का निर्माण होता है, उनका विकास होता है। फिर सल्ककंद, सल्ककंद यानी प्याज, ये बल्ब इसको बोलते हैं, बल्ब के रूप में इसका प्याज उदाहरण है, लहसुन है, प्याज जो एलियम सीपा है आप देख रहे हैं, लहसुन है, एलियम सटाइवम है, ट्रूलिप है ना, इनसे जो है वो प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर, ट्रूलिप के अंदर सल्ककंद से कलिकाएं बनती हैं और उस सल्ककंद की कलिकाओं के द्वारा जो है एक नए पौधे का निर्माण होता है, एक न्यू संतति बनती है। ठीक है, तो प्याज में, लहसुन में, ट्रूलिप में ये सल्ककंद से नए पौधे बनते हैं, वहां से पत्र प्रकलिकाएं जो होती हैं, कलिकाएं बनती हैं और फिर उससे जो है नए पौधे का विकास होता है। इसके बाद डी जो पार्ट है ये कंद है, ट्यूबर कहते हैं इसको, ट्यूबर। ट्यूबर के द्वारा जो है आलू का जो कंद है वो भोजन संचय करता है और गोल हो जाता है। चूंकि आलू जो होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, एक रूपांतरित तना है। ठीक है, यानी इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए आपको कि आलू जो होता है, पोटैटो जो होता है वो एक जो है वो आप जड़ मत समझिएगा उसको, एक मॉडिफाइड स्टेम समझिए, एक रूपांतरित तना होता है। और इसमें इस कंद में कहे कि आलू का जो कंद है वो भोजन को संचय करता है और गोल मटोल हो जाता है और फिर उस गोल संरचना पे, उस संचयित जो भोजन है उस पर जो है ये आपके बनते हैं छोटे छोटे आइज बनते हैं। ठीक है, आंख उसकी बनती है, तैयार होती है और उस आंख से विकास करके एक नया पौधा, उसको कट करके आप भूमि के अंदर लगा देते हैं तो फिर वहां से अंकुरण होता है, फिर प्ररोह बनता है, फिर जड़ एक तरह से बनती है और वहां से विकास होकर के एक नया पौधा बन जाता है। तो आलू के अंदर ये कंद होता है, ट्यूबर होता है। इसके बाद अंतः भूस्थारी, जिसको सकर कहते हैं, क्या कहते हैं, सकर। इसका उदाहरण है पुदीना, गुलदाउदी, भूमिगत तने से विकास होता है इनका। पुदीना में आप देखिएगा, गुलदाउदी में देखिएगा, जो इसका भूमिगत तना होता है उस भूमिगत तने से जो है वो तिरछी संरचनाएं निकलती हैं, एक तरह से क्षैतिज संरचनाएं निकलती हैं और निकल करके उससे तने का विकास होता है, उससे फिर जो है जड़ का विकास होता है और एक नया पौधा बन जाता है। तो अंतः भूस्थारी या सकर इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो संरचना होती है तने का, जो मॉडिफाइड प्रारूप होता है वो है ऊपरी भूस्थारी। क्या बोलते हैं इसको, ऊपरी भूस्थारी, यानी रनर होता है। ऐसा तना जो रन करता है और ये भूमि के अंदर नीचे की तरफ रन नहीं करता है बल्कि ऊपरी सतह पे ऐसे रन करता है, तो रनर इसको बोलते हैं। जैसे कि दूब घास होती है, ठीक है, ये दूब घास है। दूब घास की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से रनर इसका तना आप देखेंगे इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता है और नोड्स होते हैं, पर्व संधियां होती हैं, उन पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं। इस तरह से ये जड़ें निकल गई है और फिर जो है ये आपका यहाँ से जो है अन्य भाग शाखाएं विकास करती हैं। तो दूब घास जो है वो रनर के रूप में होती है और जहाँ जहाँ पर्व होते हैं वहां से जड़ें निकल करके और भूमि में चिपक जाती हैं, भूमि से लग जाती हैं। तो ये है आपका रनर, दूब घास है, साइनोडान, खट्टी बुट्टी और जेलिस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अगला पॉइंट आता है भूस्थारी, इसको हम बोलते हैं स्टोला। क्या बोलते हैं, स्टोला। झुमक लता, पैसीफ्लोरा है, अरबी है ना, कोलोकेशिया या केला मसा, म्यूसा, ये जो है आपका भूस्थारी या स्टोलन के नाम से इसको जानते हैं।
और यहाँ पे झुमक लता हो, अरबी हो, केला हो, इसमें आप देखेंगे कि भूस्तरीय यानी भूमि के सतह से हो करके और फिर विकास होता है और एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद पहला नंबर था जड़ों के द्वारा, दूसरा नंबर था तनों के द्वारा। तो तनों में ये प्रकार हो गए। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, बाई बल्बिल्स। बल्बिल्स पत्र प्रकलिकाएं निकलती हैं, पौधे की सतह से पत्र प्रकलिकाएं निकलती हैं, बल्बिल्स निकलते हैं। और खट्टी बूटी या जेलिस, लहसुन है, प्याज है ना, इनसे जो है पत्र प्रकलिकाओं से विकास होता है और फिर एक कलिकाएं बनती हैं, उस कलिका से विकास होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार एक यहाँ पे एच नंबर जो है भूस्तारिक ऑफसेट, ये इसको भी देख लीजिए, ये छूट गया था। भूस्तारिक ऑफसेट जो है जलकुंभी है ना, इकॉर्निया, पिस्टिया, ये जलकुंभी जो है एक तरह से कहा जाता है कि एक जलकुंभी जलीय पौधा है और इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है जलकुंभी को, क्योंकि शुरू में तो देखा गया कि जलाशयों में ये एक तरह से जब उत्पन्न हुआ तो ये खूबसूरत पौधा था, लेकिन इतना तेजी से इसका प्रसार हुआ कि पूरे जलाशय में जहाँ भी एक जलकुंभी होती है पूरे जलाशय में भर जाती है और एक तरह से टॉक्सिसिटी उत्पन्न करती है और उस जलाशय के अंदर एक तरह का नुकसान उत्पन्न करती है। तो इसलिए इसको हम बंगाल का एक तरह से आतंक, टेरर इन बंगाल के नाम से भी जानते हैं। तो जलकुंभी में क्या होता है कि उसका भूस्तारिक जो है ऊपर से आप देखेंगे कि जो पिस्टियां है वो पिस्टिया में भी पत्तियों का झुंड जो है वो ऊपर से निकलता है एक झुंड के रूप में और फिर नीचे जो है वहीं से जड़ें निकलती हैं और फिर वो अलग हो जाता है। एक पौधा जो है, एक पौधा दूसरे पौधा से अलग हो जाता है और फिर पूरे तालाब में जो है जलकुंभियों का एक बहुत सारा जो है जमावड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे ये भूस्तारिक होता है। तीसरा पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा, खट्टी बूटी यानी अगजेलिस है, लहसुन है, प्याज है, उसमें पत्र प्रकलिकाएं बनती हैं और उस पत्र प्रकलिकाओं से एक नए पौधे का विकास होता है। इसके अलावा पत्तियों द्वारा बाय लीव्स, पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर जो है ये सपोज करिए कि ये पत्ती है और इस पत्ती पर जो है ना, वो क्या बनते हैं कि पत्तियों द्वारा वहाँ पे कलिकाएं बनेगी। अग्रस्त भाग में पत्तियों के द्वारा कलिकाएं बनती हैं, जैसे अजूबा, ब्रायोफिलम है, बिगोनिया है। ठीक है, तो इनकी जो पत्तियां हैं उन पे पत्र प्रकलिकाएं यानी उस पे कलिकाएं बनती हैं और उस कलिकाओं से विकास होकर के वो ग्रोथ करती हैं, विकास करती हैं और एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो बाई बल्बिल्स के द्वारा, ठीक है ना, बाई बल्बिल्स के द्वारा जो है विकास होता है। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न प्रकार के ये कायिक प्रवर्धन होते हैं जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा और साथ ही साथ पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। आगे हम सब बात करेंगे कि अलैंगिक जनन से लाभ क्या होते हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए एडवांटेज के रूप में कहा जाता है कि अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनक जैसा होगा वैसा ही जो है आने वाली संतान होगी। यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मतलब पैतृक के समान जो है वो संतति का होता है। तो जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, यानी जो जनक होते हैं उसी तरह से उसकी संतानें भी होती हैं। दूसरी बात कर रहा है कि जो संतति में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो गुणसूत्रों की संख्या किसके समान होती है, जनक के समान होती है। साथ ही साथ
एक वेरिएशन नहीं उत्पन्न होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है, जैसा जनक होता है उसी तरह से संतति होती है। साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है, और उसमें जनक के जो लक्षण है वो समाहित होते हैं और जनक के लक्षण का लोप या ह्रास नहीं होता है। तो ये जो है अलैंगिक जनन के एडवांटेज होते हैं। अलैंगिक जनन से कुछ हानियां भी होती हैं, है ना। ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन हानियों के रूप में देखा जाता है तो ये बताया जाता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा एक नई जात, एक वेरिएशन नहीं हो पाता है और एक नई जात की उत्पत्ति नहीं हो पाती, ठीक है। और अलैंगिक जनन के अंदर मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। मियोटिक डिवीजन, ठीक है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वो जननी कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? जननी कोशिकाओं में होता है। साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन की जब क्रिया नहीं होती है तो इसमें वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता, और जब वेरिएशन नहीं होगा तो नई जात की उत्पत्ति नहीं होगी। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक चीज और आपको जानना होगा एडवांटेज में, कि इसमें न तो गैमेट बनते हैं, न तो आपके फर्टिलाइजेशन होता है, और न ही उससे जो है जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन जो डिसएडवांटेज आता है इसका, तो उसमें ये प्रक्रिया आपको समझना होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मियोटिक डिवीजन होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो नहीं पाया जाता है। इसलिए वेरिएशन, अधिक से अधिक वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, और जब वेरिएशन नहीं होगा तो नई स्पीसीज का निर्माण नहीं होगा। तो ये डिसएडवांटेजेस है। संतति में दूसरी चीज कह रहा है कि संतति में कोई नया लक्षण नहीं उत्पन्न होता है, कोई न्यू ट्रेड्स नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज जीवों में जनन में कायिक प्रवर्धन के तहत हमने चर्चा किया। साथ ही साथ हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज भी बताए, डिसएडवांटेज की चर्चा किया। ये लेक्चर 2 था और लेक्चर 1 ये दोनों जो है आपका कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ इसको पूर्ण रूप से आप तैयार कर लेंगे, इसका नोट्स मेंटेन करेंगे और इस चैनल को आप शेयर करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।